20 अगस्त से हरियाणा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान क्या प्रबंध किए गए हैं, ये हम जानेंगे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। गुप्ता जी इस समय हमारे साथ हैं और आप जानते हैं कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पर हमले के प्रयास किए गए थे, उन सबको लेकर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार गुप्ता जी। सर ये बताएं कि 20 अगस्त से जो मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है उसको लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे मानसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। सत्र की दृष्टि से क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड की सभी जो प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी प्रोटोकॉल्स का हम इस सत्र के दौरान ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार हमने पिछली बार भी कोविड काल के अंदर भी सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए जो विधानसभा के भवन में अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है, विधानसभा के हॉल में, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया है, यानी 2 गज की दूरी के हिसाब से। इससे पहले एक बेंच पर एक हमारे माननीय विधायक बैठते थे, लेकिन 2 बैठते थे, अब एक बेंच पर एक ही विधायक जो है वो बैठेगा। इसके अलावा जो हमारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नियम हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है या टेस्टिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से ही हम विधायकों को भी, आदरणीय विधायकों को और जो स्टाफ है उनको सबको हम विधानसभा में एंट्री देंगे। ये बताएं कि बजट सत्र के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री पर हमले का प्रयास किया गया, आप लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, तो इस सत्र में ऐसा ना कोई घटना दोबारा घटे, सुरक्षा व्यवस्था की क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, इसके लिए 2 या 3 दिन के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी बड़े पुलिस अधिकारी और उसके अलावा जो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं, जिनको इस सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर डिप्लॉय करना आवश्यक है, उनकी एक बैठक होने जा रही है। और उसमें हम ये निर्णय करेंगे कि जो कमेटी की सिफारिशें हैं, जो 3 मेंबर एक कमेटी बनी थी, उसमें आईजी पंजाब थे, आईजी हरियाणा थे, आईजी चंडीगढ़ थे, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो हम करेंगे। ये बताएं कि क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो परिसर है, जो व्यवस्था थी पहले हरियाणा और पंजाब की, पंजाब का भी उसी में है, एक फ्री फॉल है, किसी तरह से कोई चेक पॉइंट नहीं है, काफ़ी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर। इन सबको जो पॉइंट्स हैं जो ये अनटच पड़े हैं, या फिर नीचे की बात है, पार्किंग की बात है, हमला पार्किंग एरिया में ही हुआ था, तो इस सब की जो एक पॉइंट्स की, इन पे कैसे नज़र रखेंगे? नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना, जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो सुरक्षा के दृष्टि से कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि 7 ऐसे कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर चेक कर रखने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से वो 7 जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं या कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं, उन कॉमन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग के अंदर भी या पार्किंग से बाहर जहां पर भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है वो हम अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि फिर से इस प्रकार का कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो जी जो कमेटी ने सिफारिशें दी थी वो बताएंगे कि सिफारिशें क्या थी? नहीं, देखिए, उसके अंदर यही था कि जो कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको सुरक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ करनी चाहिए। बिना किसी भी जो कार्ड के या बिना किसी परमिशन के कोई भी व्यक्ति वो पंजाब की तरफ से हरियाणा में एंटर नहीं होना चाहिए। उसके लिए, उसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के कई बार झगड़ा होता है, या और जो उन्होंने नॉर्म्स बताए हैं कि जो गेट के ऊपर जो है स्क्रीनिंग जो है, जहां 3 हमारे एंट्री गेट्स हैं, मेन एंट्री गेट्स हैं,
जहां से अधिकारी भी विधानसभा के अंदर जाते हैं, कर्मचारी भी उसके अंदर जाते हैं, और उसमें पंजाब के कर्मचारी भी उन्हीं एंट्री पॉइंट से जाते हैं। तो उस एंट्री पॉइंट्स के ऊपर अधिक अच्छे ढंग से सुरक्षा व्यवस्था हो, इस बात का हम प्रयास करेंगे। ज्ञान जी, जो हमले को लेकर जो है, मुख्यमंत्री पर हमले के प्रयास को लेकर डीजीपी ने 3 दफा रिपोर्ट आपके पास सौंपी थी विधानसभा में, लेकिन आप उससे संतुष्ट नजर नहीं आए। अब अगला चरण क्या है उसमें? क्या रिपोर्ट दोबारा आएगी या मामला आपने प्रिविलेज कमेटी को दिया है? देखिए, जो 3 बार जो रिपोर्ट आदरणीय डीजी साहब से आई, उसके ऊपर देखने के पश्चात ये तथ्य सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं लीपापोती उस रिपोर्ट के अंदर की गई है, और कुछ जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उस इंसिडेंट को रोकने के लिए जिनकी जिम्मेवारी थी, उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है। हमने सारे जो फैक्ट्स हैं, सारी जो सीसीटीवी की फुटेज है, वो अधिकारियों को दी थी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो तथ्यों के विपरीत है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये मामला हमने प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है। प्रिविलेज कमेटी अब इसके ऊपर निर्णय करेगी कि जो रिपोर्ट आई है वो सही है, या जो एक्शन होना चाहिए था वो हुआ है या नहीं हुआ। ये अब मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी के पास चला गया। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि प्रिविलेज कमेटी के पास मामला है, क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर प्रिविलेज कमेटी जो करना चाहे? नहीं, देखिए, ये तो प्रिविलेज कमेटी की जो डिसीजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है। प्रिविलेज कमेटी, मैं समझता हूँ कि किसी भी सदस्य के, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है या मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है या मंत्री है, उन सदस्यों की डिग्निटी को, उन सदस्यों की जो उनकी सम्मान है, उसको बरकरार रखने के लिए प्रिविलेज कमेटी का गठन किया जाता है। जो एक साधारण सदस्य के प्रिविलेज हैं, जो उन प्रिविलेज की संरक्षण की जानी चाहिए, अगर उनके प्रिविलेज के ऊपर कोई प्रहार होता है तो मैं समझता हूँ, चाहे वो सदस्य है चाहे मुख्यमंत्री है, विधानसभा परिसर के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जो प्रिविलेज हैं उनके ऊपर प्रहार हुआ है, उनको फ्री मूवमेंट के अंदर बाधा आई है, अंदर बैठ कर वहाँ पर प्रेस जो मीडिया है उनको एड्रेस करने के अंदर बाधा डाली गई है, और यह हमला करने का प्रयास किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक प्रिविलेज का मामला है, इसीलिए हमने इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा है। और जहाँ तक प्रिविलेज कमेटी की बात है, प्रिविलेज कमेटी कोई भी निर्णय ले सकती है। प्रिविलेज कमेटी जिसको भी चाहे अपने पास विटनेस के लिए बुला सकती है, या विटनेस के आधार पर अगर कमेटी ये सोचती है कि ये मामला सदन को जाना चाहिए तो वो सदन के अंदर भी भेजा जा सकता है, और उसके ऊपर सदन कोई भी निर्णय ले सकता है। ये बताएं कि प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा डीजी को? हाँ, देखिए, जो भी अधिकारी को प्रिविलेज कमेटी चाहेगी उनको वो बुला सकती है, उनसे वो उस मुद्दे के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जानकारी ले सकती है। ज्ञान जी, आप शुरू से विधानसभा में सुधारों के जो पक्षधर रहे हैं, आपने कई कदम भी उठाए से। इन कदमों में एक महत्वपूर्ण कदम हाल ही में आपने उठाया है कि जिन विधानसभा की कमेटियां, क्योंकि कमेटियां जो हैं सरकार के कामकाज पर, विभिन्न विभागों के कामकाज पर निगरानी करती हैं, तो जिन लोगों ने अब कमेटियों की बैठकें लंबे समय से अटेंड नहीं की हैं, उनकी आपने उन कमेटियों से सदस्यता जो है खत्म कर दी है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे माननीय चेयरमैन हैं कमेटियों की, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ सदस्य जो कमेटियों के सदस्य बने हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, वो लगातार कमेटियों की मीटिंग अटेंड नहीं करते, इसलिए उनके स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को मनोनीत किया जाए। तो हमने कहा है कि जो भी सदस्य ज़्यादा देर से नहीं आए हैं उनको एक बार फिर से दोबारा चिट्ठी लिख करके पूछ लिया जाए, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर दूसरे मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाए। आपके इस फैसले को लेकर चिल्पो भी मच रही है, आलोचना भी हो रही है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी के लिए हमने ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया है, ये अपनी अपनी सोच है।
ये बताएं कि विधानसभा में लंबे समय से लोग, क्योंकि कम हाजिरी देखी जाती है, कई लोगों की हाजिर नहीं होते हैं, क्या उनके खिलाफ भी आपके पास कार्रवाई करने का अधिकार है या क्या कार्रवाई जो है की जा सकती है? नहीं, देखिए, ये जो कोई भी सदस्य चुन करके आता है, उस सदस्य को अपनी विधानसभा की जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के विधानसभा में अपनी आवाज़ उठानी होती है। और दूसरा जो सदस्यों का काम है, जो कमेटियां हैं, कमेटियों के माध्यम से उन संस्थाओं के ऊपर या उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक ध्यान रखना या उनकी चेकिंग करना कि कहीं जो पैसा आम लोगों की कमाई का, जो खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं वो करप्शन के अंदर तो नहीं जा रहा। ये कमेटियों की जिम्मेवारी हमें वैधानिक रूप से सौंपी गई है। तो ये जो कमेटियां हैं उन पर ध्यान रखने के लिए बनाई जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि एक विधायक का ये कर्तव्य है कि जो भी उनको जिम्मेवारी मिलती है उनका वो पालन करे, और वो चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर है या जो कमेटियों के जरिए अपनी वैधानिक जो एक जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करें। शुक्रिया। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है, और मॉनसून सत्र जो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है उसको लेकर पूरी तैयारियां इन्होंने बताया कर ली गई हैं, क्योंकि इस समय कोविड के तीसरी लहर की बात है, उसको लेकर सारी व्यवस्था की जाएगी, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाएगा। इसके साथ साथ सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े किए जाएंगे। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।